तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पार्ट नंबर ए को आप पहले वॉच कीजिए, उसके बाद पार्ट नंबर बी को आप देखने के लिए आइए। अदरवाइज़ आपको पार्ट नंबर बी बिल्कुल भी समझने नहीं आने वाला है। पार्ट नंबर ए का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से स्टैटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजिडली जॉइंटेड फ्रेम्स, मतलब वो फ्रेम्स जिनके जॉइंट्स कैसे हैं, रिजिड हैं। तो अभी मैं बात करूंगा पिन जॉइंटेड फ्रेम्स की, जहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं। पिन जॉइंटेड फ्रेम्स में क्या होता है कि मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं, एक्सियल फोर्सेस होते हैं ओनली, और इसीलिए वहां पर दो इक्वेशंस अवेलेबल होती हैं हर एक जॉइंट पर। अगर मैं बात करूं मेंबर्स ऑफ स्टिफ जॉइंटेड फ्रेम्स, मतलब कि रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स की बात करूं, तो वो क्या रजिस्ट करते हैं, थ्रस्ट को रजिस्ट करते हैं, शियर को रजिस्ट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करते हैं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि तीन इक्वेशंस अवेलेबल होती हैं हर एक जॉइंट पर। तो डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल आई से, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू 3 इंटू ए। स्मॉल ए क्या है, नंबर ऑफ एरियाज कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाई मेंबर्स ऑफ द फ्रेम। ओके, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा आगे। तो अभी बात करते हैं एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेटनेस या फिर एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला हम पहले भी पिछले वीडियो में पार्ट ए में हमने अच्छे से पढ़ा है। कैपिटल ई इज़ इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और आपने अगर वीडियो देखा है तो आप इनके मीनिंग्स अच्छे से जानते होंगे। देयरफॉर टोटल रिडंडेंसी क्या हो जाएगी, कैपिटल टी इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर प्लस 3 इंटू ए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, क्योंकि मेंबर्स के द्वारा जो फिगर्स एनक्लोज्ड हैं कम्प्लीटली वो सिर्फ 2 हैं, मतलब वी सी डी ई और डी ई एफ जी है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, और 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ गई 6। और कैपिटल E इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर देखिए कैपिटल R क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिएक्शंस कितनी मिलने वाली है, हिंज पर 2 और एक रोलर पे मिलेगी 1, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 3। स्मॉल r बराबर होता है 3, तो कैपिटल E की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो टोटल जो डिटर्मिनेसी है या फिर इनडिटर्मिनेसी वो कितनी आ गई, 6। तो अभी इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, जिसमें ए की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि कोई भी फिगर एनक्लोज्ड नहीं है मेंबर्स के द्वारा, इसीलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, दोनों हिंज सपोर्ट्स है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, 3। 4 - 3 कितना आ गया, 1, मतलब एक्सटर्नल रिडंडेंसी कितनी आ गई, 1, और इंटरनल कितनी है, 0। टोटल कितनी हो जाएगी, i प्लस ई, मतलब 0 + 1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल है 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेटनेस है फ्रेम्स के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि एरिया कितना है एनक्लोज्ड, 1 2 3 नंबर ऑफ एरिया एनक्लोज्ड है मेंबर के द्वारा। तो ए की वैल्यू हो गई 3 और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 मतलब 9। कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, बिकॉज 3 सपोर्ट्स हैं हिंज सपोर्ट्स, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो कैपिटल ई आ गया 3, और टोटल जो डिटर्मिनेसी है वो आ गई 12। 9 + 3 = 12। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ड्रॉ कर लेता हूँ मैं फिगर पहले। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ एरिया जो एनक्लोज्ड है मेंबर्स के द्वारा, तो राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर रेटली जॉइंटेड फ्रेम दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो जॉइंट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा जॉइंट्स को थोड़ा डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। और सभी सपोर्ट्स कैसी हैं, देखो फिक्स सपोर्ट्स है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। एरिया नंबर ऑफ एरिया एनक्लोज कितने हैं मेंबर के द्वारा, 4।
मतलब कि 4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू 4 मतलब 12 आ गई आई की वैल्यू। तो कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और कैपिटल आर बराबर क्या है 4 सपोर्ट है 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी 3, तो कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आ गई 12 - 3 = 9, और कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 + 9 = 21। तो ये हमारा टोटल रिडंडेंसी का आंसर होगा। तो अभी हम बात करेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में। मतलब अगर आपको किसी भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को अगर एनालाइज करना है तो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो देखिए 2 टाइप के बेसिक मेथड्स अवेलेबल हैं, एक तो कॉम्पैटिबिलिटी मेथड और दूसरे हैं इक्विलिब्रियम मेथड। तो एक एक करके मैं इन दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि किस मेथड के अंदर कितने कितने मेथड्स आते हैं और इनके क्या अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के बारे में, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट मेथड और फोर्स मेथड। तो याद रखिएगा कि कॉम्पैटिबिलिटी मेथड को हम फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट मेथड के नाम से भी जानते हैं और फोर्स मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए इन दिस मेथड रिडंडेंट फोर्सेस आर चूजन एज अननोन्स, मतलब कि इस प्रकार के मेथड में क्या होता है, जो रिडंडेंट फोर्सेस हैं मतलब जो अननोन फोर्सेस हैं हम उनको क्या मानते हैं अननोन्स मानते हैं, जो रिडंडेंट फोर्सेस हैं उनको हम अननोन्स मानते हैं, और एडिशनल इक्वेशंस को ऑब्टेन करते हैं ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को कंसीडर करके, जो कि स्ट्रक्चर के डिफॉर्मेशन के बाद जो इम्पोज्ड होने वाली हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के डिफॉर्मेशन के बाद में जो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इम्पोज्ड होने वाली हैं उनको हम कंसीडर करके एडिशनल इक्वेशंस को ऑब्टेन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिडंडेंट फोर्सेस को तो हम पहले चूज़ करते हैं इस मेथड में। तो कॉम्पैटिबिलिटी मेथड में इतना ही है फ़िलहाल, और इसके अलग अलग मेथड्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के अंदर आते हैं। कॉमन मेथड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सबसे पहला मेथड है द जनरल मेथड का दूसरा नाम है द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहला मेथड का नाम जनरल मेथड और द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। दूसरे मेथड का नाम है थ्री मूवमेंट थ्योरम, और तीसरे मेथड का नाम है कॉलम एनालॉजी मेथड, और चौथे मेथड का नाम है इलास्टिक सेंटर मेथड, और पांचवें मेथड का नाम है मैक्सवेल मोहर इक्वेशन, और छठवें जो सिक्स्थ नंबर का जो मेथड है उसका नाम है कैस्टिग्लियानोज थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ 6 जनरली पूछे जाने वाले मेथड्स के नाम थे जो कि कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के अंडर आते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा इनके बारे में। तो अभी इक्विलिब्रियम मेथड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम मेथड को हम डिफॉर्मेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर स्टिफनेस कोएफिशिएंट मेथड के नाम से भी हम जानते हैं इक्विलिब्रियम मेथड को। इस मेथड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स टेकन एज अननोन्स। ठीक है, तो जो मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ आप इसको याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर जो जॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है उनको हम अननोन्स मान के चलते हैं। क्लियर, जबकि कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के अंदर रिडंडेंट फोर्सेस को हम अननोन्स मानकर चलते हैं, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेथड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स टेकन एज अननोन्स। अब कॉमन मेथड देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर फॉल करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉरी कैस्टिग्लियानोज नहीं है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सबसे पहला मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा मेथड है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, एसेट्रा। और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मेन जो मेथड्स थे जो इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर फॉल करते हैं वो स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। देखिए आपके सामने अभी 2 फिगर्स हैं, 2 कंटिन्यूस बीम्स हैं। ठीक है, अभी मैं डिसाइड
आपको डिसाइड करना है कि आपको इक्विलिब्रियम मेथड यूज़ करना है या फिर कॉम्पैटिबिलिटी मेथड यूज़ करना है, तो कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। इन दोनों फिगर्स को अगर आप देखेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे, तो दोनों में लोडिंग की जो कंडीशंस हैं वो सेम है। पॉइंट लोड है और यूडीएल भी है। दो पॉइंट लोड है जो मिड स्पान पर एक्ट कर रहे हैं और एक यूडीएल है एक स्पान पर, लेकिन इनकी जो एंड कंडीशंस है, एंड सपोर्ट कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। तो चलिए, विच मेथड विल बी बेस्ट फॉर दी टू बीम्स, मतलब ये दो बीम्स जो गिवन है, मतलब दो कंटिन्यूस बीम्स गिवन है, इनमें से कौन सा मेथड सही रहेगा, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल लोड केस के लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 4 और स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि एम और बी होगा ओनली। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2 = 2। तो इसका मतलब है कि ओनली दो रिएक्शंस को मैं अननोन्स की तरह मान सकता हूँ कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के अंदर। ओके, वर्टिकल लोड केस के लिए कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर 4 क्यों होगी और यहाँ पर 8 क्यों नहीं हुई, तो मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शंस को मैं अननोन्स की तरह मानूंगा कॉम्पैटिबिलिटी मेथड में। देखिए, जैसा कि यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं, मतलब कि दो अननोन्स हैं, तो दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस होना चाहिए कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के लिए। अगर कॉम्पैटिबिलिटी मेथड को यूज़ किया तो दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर दो इक्वेशन होंगी तो मैं दो अननोन्स को कैलकुलेट कर लूँगा। अच्छा, अगर मैं चेक करूँ कि मैं अगर इक्विलिब्रियम मेथड को अगर यूज़ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 4 अननोन्स होंगे जॉइंट रोटेशन के। तो इन 4 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 इक्वेशंस होना ज़रूरी है। तो मैं देख सकता हूँ कि कॉम्पैटिबिलिटी मेथड में दो रिएक्शंस, मतलब दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर दो रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पर 4 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए 4 की रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम मेथड के अंदर। तो मैं कॉम्पैटिबिलिटी मेथड को प्रेफर करूँगा। तो अभी देखिए, इस बीम के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 1 + 1 + 2। ओके, देखिए फॉर वर्टिकल लोडिंग केस के लिए कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 4, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 2। तो देयरफॉर कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 2 = 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो रिएक्शंस को आप अननोन्स की तरह मान के चल सकते हैं कॉम्पैटिबिलिटी मेथड के लिए। तो अगर दो रिएक्शंस को आप अगर दो अननोन्स मान के चल रहे हैं कॉम्पैटिबिलिटी मेथड में, तो आपको दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उनको सॉल्व करने के लिए, दो अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम मेथड को अगर यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो रोटेशंस है θ और θ, क्योंकि फिक्स्ड एंड्स हैं, तो ये हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर दो अननोन्स होने वाले हैं जॉइंट रोटेशन के। ठीक है, तो दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी ओनली। तो सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करने में देखिए 1 + 1 यहाँ पर और होना चाहिए था 2। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी 6। तो यहाँ पर कैपिटल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर 4 रिएक्शंस, मतलब 4 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं प्रेफर करूँगा इक्विलिब्रियम मेथड को। पहले वाले केस में कॉम्पैटिबिलिटी मेथड को प्रेफर करूँगा, इस वाले केस के लिए इक्विलिब्रियम मेथड को प्रेफर करूँगा। अगर आपको इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना आ चुकी है, तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ द बीम्स फॉर जनरल लोडिंग केस। याद रखिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जनरल लोडिंग केस के लिए। तो ए और बी यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, दूसरे वाले में है लिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टोटल इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ पिन जॉइंटेड फ्रेम्स, जिसमें कि दो क्वेश्चन फिर से हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिग्री ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द स्टिफ जॉइंटेड फ्रेम्स, स्टिफ जॉइंटेड फ्रेम्स या फिर रिजिडली जॉइंटेड फ्रेम्स। तो लेक्चर नंबर 1 होता है यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है, अपने आंसर्स भी कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि किस किस के आंसर्स सही आते हैं। सही आंसर्स को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेम नाम से है, जो कि हमारे चैनल का नाम है पढ़ा दे भाई। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।